आज की कौन कौन सी बड़ी खबरें जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, गवर्नर हाउस में आज नीतीश ने किसे इशारा दिया, तेजस्वी के नाम की पर्ची किसने फाड़ी। दूसरी खबर, बिहार में लालू ने आज कौन सी सियासी चाल चली है, मांझी को एक ऑफर से नीतीश का खेल कैसे बिगड़ सकता है। तीसरी खबर, नीतीश ने 28 जनवरी को विधायकों सांसदों की बैठक क्यों बुलाई, क्या 28 को फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। चौथी खबर, हनुमान मूर्ति, शिवलिंग आकृति, विष्णु मूर्ति और क्या क्या दिखा, ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के 32 सबूत। पांचवी खबर, 26 जनवरी पर दुनिया में पीएम मोदी के नाम का डंका क्यों बजा, पुतिन से लेकर ज़ेलेंस्की तक ने मोदी नीति की प्रशंसा क्यों की। बिहार में हलचल तेज हो गई है। 26 जनवरी पर सियासी गलियारे में आज बहुत कुछ हुआ है, जिससे अंदेशा हुआ है कि नीतीश कुमार जल्द बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना लेंगे। लेकिन यह सच है, अफवाह है, हम इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। खबरें यह भी आई हैं कि लालू यादव का राजनीति का धोबी पछाड़ दांव जितन राम मांझी को लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कि वो नीतीश का गेम पलट दें। ये क्या डेवलपमेंट है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गवर्नर हाउस की वो खास तस्वीरें जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के करीब जाते दिखे और तेजस्वी से मीलों दूर। बिहार गवर्नर हाउस में राज्यपाल ने 26 जनवरी पर हाई टी पार्टी दी थी। राज्यपाल की कुर्सी बीच में लगी थी। नीतीश ठीक दाईं तरफ बैठे थे। उनके ठीक बगल में एक खाली कुर्सी थी। जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी अपनी कुर्सी से उठे, सिर्फ 3 कदम चले। नीतीश के बगल की खाली कुर्सी पर लगी पर्ची फाड़ी और खुद जाकर बैठ गए। अशोक चौधरी इसके बाद मोबाइल पर नीतीश कुमार को कुछ दिखाने लगे। नीतीश देर तक उनकी बात को ध्यान से सुनते रहे। सीएम के बगल वाली ये खाली कुर्सी प्रोटोकॉल के हिसाब से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए लगाई गई थी, जिन्होंने नीतीश के कारण इस कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। और अशोक चौधरी ने उनके नाम की पर्ची फाड़कर तेजस्वी को सरकार से आउट करने वाली नीतीश की इच्छा पूरी कर दी। इस वक्त आप देखिए कि न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, बल्कि अशोक चौधरी से गुफ्तगू चल रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं। अब सुनिए, नीतीश से जब तेजस्वी के ना आने को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी नहीं आए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? साफ है नीतीश ने आरजेडी से दूरी बना ली है, लेकिन यहाँ कुछ और भी हुआ जिससे नीतीश के बीजेपी के करीब जाने का संकेत मिला। 20 सेकंड का ये दूसरा वीडियो देखिए। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, बीच में अशोक चौधरी बैठे हैं, उनके ठीक बगल में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बैठे हैं। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश से कुछ कहा। नीतीश उनकी बात समझ नहीं पाए। उन्होंने अशोक चौधरी से पूछा। अशोक चौधरी ने उन्हें कान में बताया। फिर नीतीश मुस्कुराने लगे। विजय कुमार सिन्हा आला कमान से मिलकर आज ही दिल्ली से पटना लौटे हैं। सुबह वो राजनीति को संभावनाओं का खेल बता चुके हैं। इसके बाद दोपहर को नीतीश को दिल्ली का संदेश देते दिखे। रूपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना। बिहार में राजभवन की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन बिहार की सियासत में आने वाले बवंडर का ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि इसी हाई टी पार्टी में आज नीतीश मांझी के बीच भी बहुत कुछ हुआ जो बताता है कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। वैसे नीतीश और तेजस्वी में दूरी पटना के गांधी मैदान में भी दिखी। गणतंत्र दिवस का मौका था, मजबूरी में दोनों साथ थे, लेकिन 5 फीट की दूरी भी मीलों जैसी लग रही थी। हाई टी पार्टी में नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने का संकेत इस खास तस्वीर से भी दिया। 25 सेकंड के इस वीडियो में नीतीश जीतन राम मांझी से बात करते और मुस्कुराते दिखे। नीतीश को कभी जमकर कोसने वाले मांझी भी इस बीच ठहाके लगाते दिखे। टीवी 9 संवाददाता रूपेश कुमार उस वक्त गवर्नर हाउस में ही मौजूद थे। ये सारा घटनाक्रम वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि नीतीश खुद 5 कदम चलकर मांझी से मिलने उनकी जगह तक गए। जीतन राम मांझी से बड़ी ही आत्मीयता से नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से उठकर और 3 कुर्सी बाद जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं, वहां तक गए और जीतन राम मांझी से बड़ी आत्मीयता से मिले। अब सुनिए आगे का किस्सा। जीतन राम मांझी ने आज सुबह एक ट्वीट किया था।
जिसमें लिखा था, आज ही हो जाएगा क्या जी। नीतीश अचानक मांझी से क्यों मिले, इसकी एक दूसरी वजह भी है। आरजेडी मांझी के संपर्क में है। लालू का एक बड़ा ऑफर आज मांझी को मिला है। ये बड़ी खबर थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन सुनिए, राजभवन से निकलकर मांझी ने किस खेल की ओर इशारा किया। क्या खेला हो गया? ये जो आपने ट्वीट किया था, खेला हो गया? तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आपको राजभवन से लेकर चलते हैं पटना के गांधी मैदान। यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। तेजस्वी यहाँ पर नीतीश के साथ नजर आए, लेकिन दूरी साफ दिखी। कैसे, इसे तस्वीरों से समझिए। नीतीश के बगल में डिप्टी सीएम की कुर्सी लगी थी, लेकिन तेजस्वी उस पर नहीं बैठे। वो उसके बगल में रखी कुर्सी पर जाकर बैठे। तेजस्वी ने नीतीश के बजाय बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के बगल में बैठना ज्यादा मुनासिब समझा। नीतीश तेजस्वी में इस दौरान कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद राज्यपाल को विदा करते वक्त दोनों साथ में देखे, लेकिन यहां भी कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद नीतीश यहां से तेजस्वी की ओर देखे बगैर चलते बने। रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। आपको हमने दिखाया कि गवर्नर की हाई टी पार्टी से तेजस्वी ने दूरी बना ली थी। सवाल है कि तेजस्वी उस समय कहां थे, क्या कर रहे थे, नीतीश पर कैसे नजर रखे हुए थे, आगे के लिए क्या प्लानिंग बना रहे थे, और सबसे बड़ी बात, लालू नीतीश के खिलाफ कौन सी बाजी चल रहे थे। हमारे सहयोगी रुपेश कुमार की रिपोर्ट आरजेडी के दांव को सही तरीके से बताएगी। जिस समय नीतीश गवर्नर हाउस में जीतन राम मांझी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा से मिल रहे थे, उस वक्त तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास में थे, वहां बैठक कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, यहां से वो राजभवन के कार्यक्रम में अपने विशेष दूत मंत्री आलोक मेहता के जरिए नीतीश की गतिविधियों पर नजरें बनाए हुए थे। आलोक मेहता तेजस्वी तक नीतीश की हर बात, मुलाकात की मिनट टू मिनट जानकारी पहुंचा रहे थे। TV9 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इसी के बाद आरजेडी ने कल दोपहर 1 बजे विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला किया और तय किया कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से अलग होंगे तो आरजेडी विधायकों की परेड कराएगी और सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने के आधार पर सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से उसे बुलाने की भी मांग करेगी। अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? क्या कर सकते हैं भाई? कोई हमको बता के तो गए नहीं है। नीतीश को उनके गेम में हराने के लिए आरजेडी बहुमत के जुगाड़ में है। अब ये खेल क्या अकेले तेजस्वी खेल रहे हैं? तो उसका जवाब है नहीं, और यही से लालू यादव की खेल में एंट्री होती है। खबर है कि लालू यादव ने जीतन राम मांझी को एक बड़ा ऑफर दिया है। ये ऑफर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को डेप्यूटी सीएम बनाने का है। हालांकि थोड़ी देर बाद संतोष मांझी सामने आए। उन्होंने सबसे पहले TV9 भारतवर्ष को बताया कि वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे। कोई ऐसा फोन नहीं आया, ना कोई करेंगे, और क्या होना है ना होना है तो अभी तक कुछ पता भी नहीं हम लोग को। हम लोग इतना जानते हैं कि अभी हम लोग एनडीए में है और अभी यहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए जिधर है उसके साथ हैं हम लोग। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर बीजेपी की भी पूरी नज़र है। 4 विधायकों का दम रखने वाले जीतन राम मांझी कहीं खिसक न जाएं, इसलिए उन्हें साथ बनाकर रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भी दी गई है। नित्यानंद राय लगातार जीतन राम मांझी के संपर्क में हैं। नित्यानंद राय कल रात मांझी के घर गए थे, उनसे मुलाकात की थी। मांझी ने बाद में इसे शिष्टाचार भेंट बताया था। रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। मांझी का कद इस सियासी हलचल में अचानक से कैसे बड़ा हो गया और आरजेडी को सरकार बनाने के लिए मांझी की जरूरत क्यों पड़ी, इसे आंकड़ों से समझते हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास करीब 79 विधायक हैं। कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेफ्ट के 16 विधायक हैं और AIMIM का 1 विधायक का 7 है, लेकिन इन्हें जोड़ दें तो आंकड़ा 115 का बैठता है और वो 7 सीट अब भी
दूर है। मांझी के पास 4 विधायक हैं, लालू इसीलिए उन्हें अपने पाले में लाना चाहते हैं। खबरें यह भी हैं कि आरजेडी जेडीयू के 12 विधायकों के संपर्क में है। 48 घंटे में ही बिहार की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर बदल गई है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार के परिवारवाद पर हमले के बाद माहौल इतना तेजी से बदला कि राजनीति के जानकार भी हैरान हैं। नीतीश कुमार तेजी से चाले चलते हुए बीजेपी के बहुत करीब पहुंच गए हैं और कई महीने से साथ रही आरजेडी पीछे छूट गई है। सस्पेंस से भरे बिहार में के सियासी नाटक का मुख्य किरदार नीतीश कुमार है। अब तक जितने सीन दिखाई दिए उनके आगे पीछे नीतीश ही हैं। आपको पूरी इनसाइड स्टोरी जानना जरूरी है। बिहार के सियासी घटनाक्रम पर आज की सबसे बड़ी खबर दोपहर 12:28 पर आई। पटना में मौजूद TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नीतीश कुमार अगले 24 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं। ये खबर भी आई कि 28 जनवरी को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और नीतीश कुमार पाला बदलने के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये भी पता चला कि नई सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो हम लोग तैयार है जाने के लिए। 28 जनवरी को शपथ ग्रहण की खबरों के बीच जेडीयू ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। 28 तारीख को पटना में होने वाली महाराणा प्रताप रैली रद्द कर दी गई। बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, ये खबर भले ही आज आई हो, लेकिन इसकी भूमिका 2 दिन पहले ही लिख ली गई थी। जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष के साथ सीक्रेट मीटिंग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री की बैठक दिल्ली में BL संतोष के साथ होती है और उसके बाद से ही पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में मुख्यमंत्री आवास में अपने विश्वस्त और करीबी नेताओं की एक बैठक बुलाते हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा आला कमान अपने बिहार के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर बैठक करता है। राजनीतिक घटना चक्र पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नजर है। नीतीश नई सियासी यात्रा पर निकल रहे हैं, ये अब साफ है। पर सवाल यह है कि आरजेडी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार कैसे बनाएंगे, तो इसका गणित भी समझ लीजिए। 243 सीटों वाली विधानसभा में नीतीश कुमार की जेडीयू के विधायकों की संख्या 45 है। बीजेपी के पास 78 विधायक हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं, जबकि एक निर्दलीय विधायक भी जेडीयू के साथ है। इस तरह तीनों दलों और निर्दलीय विधायकों को जोड़ लें तो आंकड़ा 128 हो जाता है, जबकि बिहार में बहुमत के लिए 122 विधायकों की ही जरूरत है। यानी साफ है कि अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो उन्हें नंबर के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं होगी। रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। सस्पेंस से भरे सियासी घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार आज 3 सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आए। पहली तस्वीर पटना में सीएम आवास से आई है, जहां सुबह 8:55 पर नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया। सुबह करीब 10:30 बजे पटना के गांधी मैदान में नीतीश की दूसरी तस्वीर आई, जहां बिहार के गवर्नर ने झंडा फहराया। यहां नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक साथ मौजूद रहे। नीतीश की तीसरी तस्वीर दोपहर 3:45 पर दिखी। नीतीश हाई टी के लिए राजभवन पहुंचे और इस बार राजभवन में जो तस्वीरें दिखी उससे बिहार की आगे की सियासत की कहानी साफ हो गई। बिहार में बीजेपी 10 वाला दांव चल सकती है, ये बड़ी जानकारी है, थोड़ी देर में देंगे। लेकिन वहां की राजनीति में जो उठापटक हो रही है उससे सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी के खेमे में, क्योंकि बीजेपी के पास बिहार में गंवाने के लिए कुछ नहीं है। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की बैठक हुई। माना जा रहा है कि 3 घंटे तक चली बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी शामिल थे। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक बीजेपी भी पर्दे के पीछे पूरा होमवर्क कर रही है। बीजेपी ने नित्यानंद राय को बिहार बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी दी। सूत्रों से खबर है कि जेडीयू में टूट की संभावना के मद्देनजर बिहार कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी उन विधायकों को किसी पार्टी में शामिल कराने के बजाय कांग्रेस का एक अलग गुट बनाकर मान्यता दिलाने के पक्ष में है। बीजेपी की प्राथमिकता है कि पिछले 1.5 साल में पार्टी ने जो वोट बैंक साधा है उसमें कोई सेंध न लगे। क्या मीटिंग है और क्या लग रहा है आपको बिहार में क्या हो रहा है सम्राट? बीजेपी सूत्रों से हमारे संवाददाता अमोद राय ने बड़ी जानकारी दी है।
बीजेपी बिहार में सरकार बनाने के लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। बीजेपी नीतीश के साथ सरकार बनाएगी तो अपनी शर्तों के साथ गठबंधन में शामिल होगी। बीजेपी का फोकस मौजूदा राजनीति नहीं है, बल्कि वो अगले 15-20 सालों का सियासी नफा नुकसान देखकर कोई फैसला लेगी। जेडीयू के साथ गठबंधन से बीजेपी को कितना फायदा होगा, इसके लिए पार्टी जिला स्तर तक के अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। इसके बाद ही अगला कदम उठाएगी। बीजेपी का मकसद सिर्फ नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाना नहीं है, बल्कि उनके साथ जाने से उसका वोट बेस कितना बढ़ेगा, ग्राउंड पर उसको कितना फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सहयोगी गठबंधन दल में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से भी बातचीत करने के बाद ही बीजेपी कोई अंतिम निर्णय लेने के मूड में है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता अभी साफ साफ कुछ नहीं बोल रहे, बल्कि संकेतों में ही बातें कर रहे हैं। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता है आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। जल्दी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आने वाले, क्या कहेंगे? हमें कुछ मालूम नहीं है यार, लेकिन वहाँ बैठक भी बुला ली गई है। अब ये मुझे नहीं मालूम, न मैं बैठक में हूँ न मैं बाहर। आप खुश हैं? हम पूरे पार्टी के निर्णय के साथ हैं। अब शनिवार 27 जनवरी को पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रभारी विनोद तावड़े समेत जिला अध्यक्षों और जिला स्तर के पदाधिकारियों को पटना बुलाया गया है। बैठक में नीतीश कुमार के साथ जाने पर मंथन होगा। बैठक का फैसला गुरुवार को लिया गया, जब गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई। बिहार की राजनीति का चौथा प्लेयर कांग्रेस है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं। आज अचानक यह खबर आई कि कांग्रेस का एक धड़ा बगावत की तैयारी कर रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बिहार कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायकों के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि बीजेपी कांग्रेस के इन विधायकों को पार्टी में मिलाने के बजाय इस गुट को मान्यता दिलाने के पक्ष में है। ऐसी खबरों के बाद कांग्रेस में हलचल बढ़ी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने कांग्रेस के 14 विधायकों से बात की है, जिसके बाद कहा गया कि टूट की खबर बेबुनियाद है। बिहार में पल पल बदल रही सियासी परिदृश्यों के बीच राजनीति के गलियारे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरोसे के लायक हैं? क्या नीतीश पर राजनीतिक तौर पर विश्वास किया जा सकता है? याद कीजिए, हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में ऐसा कौन सा नेता है जिसने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी बार पाला बदला? आप जितनी बार दिमाग पर जोर डालेंगे, जहन नीतीश कुमार का नाम ही आएगा। पिछले 4 दिनों से बिहार से दिल्ली तक जारी हलचल के बाद एक बार फिर यही सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश पर यकीन किया जा सकता है? किसी दौर में सुशासन बाबू का तमगा हासिल करने वाले नीतीश कुमार सियासत में अब पलटी मारने के लिए मशहूर हैं। कुर्सी के लिए बदलते उनके इस चरित्र की गवाही तारीखें भी देती हैं। साल 2013 में बीजेपी से अलग हुए और 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। 2 साल बाद 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी से उन्होंने हाथ मिलाया। फिर 2017 में महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। 5 साल बाद फिर 2022 में वो एनडीए छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन का हिस्सा बन गए। 2024 में यही स्थिति एक बार फिर सामने है। क्या 5वीं बार भी नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे? शुरुआत में हमने नीतीश की विश्वसनीयता को लेकर जो सवाल पूछे, दरअसल वो उनके इन्हीं रिकॉर्ड की वजह से हो रहे हैं। शायद इसलिए बिहार बीजेपी के नेताओं को भी नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं हो रहा। इसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कल और आज दिए गए 2 बयानों से समझिए। कल गिरिराज ने खुलकर नीतीश को कुर्सी प्रेमी बताकर कोसा, लेकिन 24 घंटे बाद सीन बदला तो आज कह रहे हैं कि पार्टी का फैसला मंजूर है। नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ नहीं सकते, लालू जी बेटा को छोड़ नहीं सकते। ये दोनों बेटा और कुर्सी से जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता का काम है पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप अपनी गति को पार्टी के साथ जोड़ना। बिहार में बीजेपी के बड़े नेता भी संकेतों में कह रहे हैं कि नीतीश भरोसे लायक नहीं है। बीजेपी की सहयोगी और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी पुराने रिकॉर्ड की वजह से नीतीश पर यकीन नहीं कर रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने सियासी करियर में 8 बार पलटी मार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी
में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। मतलब साफ है, चाहे बिहार बीजेपी के नेता हों या सहयोगी, सब नीतीश पर अविश्वास जता रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस बार बीजेपी भी थोड़ा समय ले रही है। अक्सर जो अच्छी गुगली फेंकता है वो बैटिंग में बहुत जल्दी आउट हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? आइए एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नीतीश कुमार कैसे कभी एनडीए कभी महागठबंधन के पेंडुलम की तरह भाला बदलते रहे। 1990 के दशक के मध्य तक नीतीश कुमार लालू यादव के साथी थे, लेकिन चारा घोटाले में लालू यादव का नाम आने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का दामन थामा। 1996 से 2013 तक नीतीश कुमार एनडीए में रहे। अब देखिए, अब ये बस शुरुआत हो रही है, आगे देखिए। अब मैं थोड़ा पेंडुलम से थोड़ा दूर सरक जाता हूं क्योंकि नीतीश का पेंडुलम बहुत लंबा घूमता है। ये देखिए, यानी करीब 17 साल तक एनडीए के साथ रहे। 2015 में नीतीश कुमार ने फिर लालू यादव के साथ जाने का फैसला किया, महागठबंधन बनाया। यहां नीतीश 2017 तक रहे। 2017 में नीतीश फिर एनडीए में वापसी करते हैं। इस बार वो 5 साल यानी 2022 तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन 2022 के बाद लालू यादव के साथ महागठबंधन में शामिल हुए। अब वो आगे क्या करेंगे, इसके लिए चंद घंटों का इंतजार कीजिए। वाह, क्या कहा जाए। खैर, अब अगली खबर, दूसरी बड़ी खबर है ये, जो ज्ञान वापी से जुड़ी हुई है। अयोध्या में भगवान बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और बल्कि हो रहा है। क्या रामलला के बाद काशी विश्वनाथ को भी अपना मूल स्थान मिलने वाला? आगे क्या होने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। टीवी 9 भारतवर्ष ने कल सबसे पहले इसी शो में, किसी भी चैनल से पहले इसी शो में ज्ञान वापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से बड़ा खुलासा किया था। रिपोर्ट से साफ हुआ है कि वर्तमान मस्जिद परिसर के नीचे मूल मंदिर है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। आज हम रिपोर्ट का एक एक पन्ना आपको बताने वाले हैं। आपको दिखाएंगे कि किस आधार पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर होने के तथ्य सामने रखे। ज्ञान वापी पर एएसआई ने 92 दिन सर्वे करने के बाद 839 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के पेज नंबर 137 पर अपने निष्कर्ष में एएसआई ने साफ साफ लिखा है कि यहां मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर था। वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों के अध्ययन से विशेषताओं और कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों का पता चलता है। कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मंदिर के साथ क्या हुआ। इसका जवाब भी रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट के पेज नंबर 136 पर लिखा है कि परिसर के एक कमरे से अरबी और फारसी में लिखे शिलालेख मिले हैं, जिसके मुताबिक मस्जिद औरंगजेब के जमाने में बनाई गई थी। रिपोर्ट के पेज नंबर 135 पर उस तारीख का जिक्र है जब 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश पर काशी में विश्वनाथ के मंदिर को ढाया गया। औरंगजेब की बायोग्राफी मासिर ए आलमगीरी के हवाले से इसका जिक्र किया गया है। पेज नंबर 136 और 137 पर दर्ज तथ्यों के मुताबिक इसके कुछ हिस्सों में बदलाव किया गया था। आसान शब्दों में कहें तो औरंगजेब के शासन में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। ज्ञान वापी केस में अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने टीवी 9 से बातचीत में कहा कि उनका दावा सही साबित हुआ है। एएसआई रिपोर्ट के पेज नंबर 134 में इस बात का जिक्र है कि परिसर से मिले शिलालेख में 3 देवताओं के नाम मिले हैं, जैसे रुद्र, जनार्दन और उमेश्वरा। यही नहीं, इन शिलालेखों में महामुक्ति मंडप शब्द का भी जिक्र आया है। खुलासा हुआ है। मंदिर के प्रमाण को और पुख्ता करने के लिए पेज नंबर 134 को देखिए। इसके अलावा एएसआई रिपोर्ट की जो बड़ी बातें हैं बिग वॉल पर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। 839 पेज की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में 34 शिलालेख मिलने का दावा किया गया। 3 हिंदू अवतारों का जिक्र है, जिनके नाम हमने आपको ऊपर बताए। देवी देवताओं से जुड़े करीब 300 चिन्ह एएसआई की रिपोर्ट में सामने आए हैं। इसके साथ एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक
परिसर में 5000 साल पुरानी पश्चिमी दीवार मिली। आज हम ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट का एक एक प्रमाण आपके सामने रख रहे हैं। अब तक हमारी जो रिपोर्ट आपने देखी उससे यह तो साफ हो गया कि एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां विशाल हिंदू मंदिर था। अब आपको दिखाते हैं कि परिसर से किन किन देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। रिपोर्ट में इन चिन्हों के हवाले से क्या लिखा है। एएसआई की रिपोर्ट के कई पन्ने हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों से भरे हुए हैं। रिपोर्ट की वॉल्यूम 4 पर चित्रों तस्वीरों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर मार्बल से बनी हनुमान की मूर्ति का चित्र है। चित्र के साथ मूर्ति की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर और बाकी विशेषताओं के साथ पूरा विवरण दिया गया है। पेज नंबर 4 के साथ पेज नंबर 12 पर भी भगवान हनुमान की मूर्ति का चित्र है। रिपोर्ट में इसकी ऊंचाई 21.5 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। यह मार्बल से बनी हुई है। सारे मूर्ति हैं, 1 से 1.5 फीट की मूर्ति विष्णु भगवान को उसका टूट गया था, यहाँ से थे, कंधे से थे। रामचंद्र जो जनेऊ पहने उनका भी आधा खत्म हो गया। सत्य सामने ला पाए हैं कि हाँ वो मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। इसके बाद हमने एएसआई की रिपोर्ट के कुछ और पन्ने खंगाले। रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर भगवान विष्णु की मूर्ति का चित्र है जो परिसर से बरामद की गई है। इसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। हालांकि यह मूर्ति भी अपने पूर्ण रूप में नहीं है, खंडित है। इसके साथ ही प्रमुख रूप से जिन देवताओं या भगवान का रिपोर्ट में जिक्र है उनमें श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। रिपोर्ट के पेज नंबर 7 पर इसका जिक्र मिलता है। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद यह साबित हो रहा है कि वर्तमान मस्जिद के नीचे मंदिर है। हिंदू पक्ष के दावे पर एएसआई ने मोहर लगा दी। लेकिन आज हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के साथ आपको वो सबूत दिखा रहे हैं जिससे साबित होता है कि काशी में इस मस्जिद के पहले मंदिर ही था। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनका एएसआई ने बारीकी से अध्ययन किया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में उन मूर्तियों और शिलालेखों की तस्वीरें छापी हैं। इसके अलावा एएसआई ने कुछ सैकड़ों साल पुराने ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि पहले मंदिर था। ये देखिए। ज्ञानवापी पर एएसआई की वो रिपोर्ट है जो अब देश के सामने आ चुकी है। इस मस्जिद की हकीकत जानने के लिए एएसआई ने यहाँ पर जीपीआर सर्वे किया, यानी वो सर्वे जिससे धरती के नीचे मौजूद आकृतियों का पता चलता है। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। इस तस्वीर को गौर से देखिए। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 9 पर यह तस्वीर छापी है। इसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। इस तस्वीर में मकर यानी घड़ियाल का जबड़ा उठा हुआ है, अंदर दांतों की बनावट दिख रही है और पूंछ का हिस्सा थोड़ा टूटा हुआ है। एएसआई ने मकर की इस तस्वीर को देर मध्ययुगीन काल का बताया है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के समय हुआ था, जो कि एएसआई के दावे के बिल्कुल उलट है। ये एएसआई की पूरी रिपोर्ट खुद में ही टर्निंग पॉइंट है। अगर आप इसमें वेस्टर्न वॉल की बात करेंगे, उसमें जो एएसआई ने फाइंडिंग दी वो टर्निंग पॉइंट है। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, ये जो फाइंडिंग है ये टर्निंग पॉइंट है। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह मार्बल स्लैब ज्ञानवापी से ही एएसआई को मिला है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 2 पर यह तस्वीर छापी है। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। इस मार्बल पर देवनागरी भाषा में श्री लिखा हुआ है। अब आपको एएसआई का सबसे बड़ा और अहम सबूत दिखाते हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 3 पर एक पत्थर की तस्वीर छापी है। यह पत्थर भी एएसआई को ज्ञानवापी के नीचे से मिला है। इस पत्थर पर साफ शब्दों में राम लिखा हुआ है। इस पत्थर की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है। अब सोचिए, क्या किसी मस्जिद के नीचे राम का नाम लिखा कोई पत्थर हो सकता है? ऐसी कई तस्वीरें और साक्ष्य हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि मस्जिद के नीचे पहले मंदिर ही था, जिसे 400 साल पहले तोड़ दिया गया था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ज्ञानवापी में मंदिर होने के प्रमाणों से भरी हुई है। अब आपको हिंदू धर्म के कुछ और प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं जिनका सर्वे रिपोर्ट में उल्लेख है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 1 पर टेराकोटा की मूर्तियों का जिक्र है। इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बताई गई है। पेज नंबर 16 पर हिंदू देवी की मूर्ति का चित्र दिया गया है जिसकी परिसर में होने का दावा हुआ है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके साथ ही पेज नंबर 19 पर भू वराह की मूर्ति का जिक्र है। इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर पर है। इसके साथ ही मंदिर होने का एक और पुख्ता प्रमाण पेज नंबर 30 पर मिलता है, जहां 7 सिक्के का चित्र दिखाया गया है।
ये सिक्के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बने अन्नपूर्णा मंदिर के हैं। ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट सामने आते ही पूरे देश में सियासी पराहाय हो गया। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक कहीं स्वागत तो कहीं सवाल उठ रहे। मुस्लिम पक्ष एएसआई रिपोर्ट पर भड़का हुआ। इस मुद्दे पर बीजेपी और एआईएमआईएम आमने सामने। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पोस्ट में भी इसकी झलक दिखी। उन्होंने विरोध जताते हुए लिखा, ये पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के आगे के एकेडमिक जांच में टिक नहीं पाएगी। ये रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व की दास है। इस मुद्दे पर आज खूब बयानबाजी भी हुई, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, सवाल उठे। ये देखिए आप। जो दस्तावेज निकल के आए हैं एएसआई के, वो दस्तावेज के अनुसार आप मथुरा को, काशी को, काशी तो दे ही दें, जिससे आपसी मतभेद न रहे। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक? वो तो उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की तरफ से वो लोग करने वाले हैं सब। उसको सार्वजनिक करके फिर से देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करो, फिर यही मंदिर मस्जिद। इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाई। मूल स्थानों पर, हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहाँ पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए अपने सनातन धर्मियों को। देखिए, ऐसा है कि ये विवाद तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उसको स्पष्ट रूप से हिंदुओं के पक्ष में आदेश पारित कर दे, जिससे कि भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करके और उनकी पूजा अर्चना शुरू करें हिंदू। आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मेरे जो हिंदू भाई हैं वो इस बात को समझें। इसलिए जो धर्म का नशा इन्होंने दिया है मेरे हिंदू भाइयों को, वो धर्म का नशा अफीम से भी ज्यादा खतरनाक है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। रिपोर्ट में मंदिर के प्रमाण होने का दावा सामने आ चुका है। तो क्या काशी विश्वनाथ के अपने मूल स्थान पर लौटने का रास्ता साफ हो गया? इस मामले में आगे क्या होने वाला है, अब वो बताते हैं। एएसआई रिपोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट जा सकता है। अयोध्या की तर्ज पर अदालत से मामले का निपटारा हो सकता है। काशी विश्वनाथ अपने मूल स्थान पर लौट सकते हैं। सोचिए जरा, इस मसले पर मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को फैसला दिया था। उस फैसले में कहा गया था कि किसी भी स्थान का धार्मिक चरित्र, तथ्यों और सबूतों के आधार पर अदालत तय करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, और कहीं मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी। इन सभी खबरों से अलग अब आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, हम सब जानते हैं। भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज कर्तव्य पथ पर एक बार फिर पूरी दुनिया का भारत की शक्ति से साक्षात्कार हुआ। आज आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक बार फिर विश्व की शक्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को सराहा। लेकिन उससे पहले आपको गणतंत्र दिवस की कुछ झलकियां दिखाते हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ पर पहुंची। 40 साल बाद कोई राष्ट्रपति इस बग्घी में बैठा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इस बग्घी में सवार थे। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन ने शंख और नगाड़े बजाकर किया, पारंपरिक वाद्य यंत्र। वहीं फ्लाईपास में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट था। फ्लाईपास में पहली बार फ्रांसीसी आर्मी के राफेल भी शामिल हुए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार हुआ।
गणतंत्र दिवस पर पहली बार 100 महिला कलाकारों ने शंख, ड्रम और दूसरे वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड की शुरुआत की। Best marching contingent of the Republic Day parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police Shweta Sugathan. पहली बार दिल्ली पुलिस का वीमेन परेड एंड बैंड कंटिंजेंट शामिल हुआ। इसकी अगुवाई एडिशनल डीसीपी श्वेता के सुगाथन ने की। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। पहली बार फ्रांस का राफेल जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी परेड में शामिल हुआ। फ्लाई पास्ट के दौरान 6 राफेल जेट मारुत फॉर्मेशन में दिखे। विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में पहली बार टैंगल फॉर्मेशन दिखाया गया। इसमें डॉनियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। इस फॉर्मेशन में सबसे आगे हेरिटेज एयरक्राफ्ट डकोटा था। Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on motorcycle. पहली बार डेयर डेविल बाइकर्स टीम में सिर्फ BSF, CRPF और SSB की महिलाएं शामिल हुई। इन्होंने बुलेट्स पर सवार होकर परेड रूट पर करतब दिखाए। Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music. पहली बार फ्रांस का 95 सदस्यों वाला दस्ता और 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड परेड में शामिल हुआ। फ्रांस के फॉरेन लीजन दस्ते में 6 भारतीय भी शामिल हुए। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। पहली बार इंडियन आर्मी का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम परेड में दिखा, जिसे भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी ने लीड किया। ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी, जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। पहली बार उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। झांकी में भगवान राम के बाल स्वरूप ने सबका मन मोह लिया। यौगिक आध्यात्मिक हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। सरकार ने पहली बार देश भर से 13,000 खास मेहमानों को बुलाया। इनमें स्पेस वैज्ञानिक, रेहड़ी कारोबारी और गांव के सरपंच शामिल थे। हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया। गणतंत्र दिवस परेड की इन तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन एक शख्सियत और है जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के खास मेहमान बनकर भारत आए। पीएम मोदी ने मैक्रों का जबरदस्त वेलकम किया, लेकिन दूसरी ओर फ्रांस के बड़े दुश्मन रूस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में प्रधानमंत्री मोदी की वो धाक है जिसकी घायल पूरी दुनिया हो गई है। ग्लोबल फ्रंट पर प्रधानमंत्री मोदी का वो कौन सा स्टैंड है जिसकी वजह से वो हमेशा सबके फेवरेट बने हुए। ये रिपोर्ट है। रूस और यूक्रेन में पिछले करीब 2 साल से भीषण जंग छिड़ी है। दुनिया 2 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। पिछले 2 साल में भीषण रक्तपात हुआ है। लेकिन दुनिया का एक मुल्क है जिसने इस जंग में किसी का पक्ष नहीं लिया, और वो मुल्क है भारत। इस वक्त भी जब भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, रूस और यूक्रेन की तरफ से एक दूसरे पर भीषण बमबारी हो रही है, और ऐसे में भारत के खास मेहमान बनकर आए हैं रूस के दुश्मन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। भारत ने मैक्रों का भव्य स्वागत किया। गणतंत्र दिवस पर न सिर्फ मैक्रों को चीफ गेस्ट बनाया, बल्कि फ्रांस के सैनिक रिपब्लिक डे परेड में भी शामिल हुए। मैक्रों ने खुद ट्वीट कर इस सम्मान के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। लेकिन अपने दुश्मन को प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखकर भी रूस का स्टैंड नहीं बदला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत के मेक इन इंडिया कैंपेन की तारीफ की है। India has made huge steps in development, especially recently, under the leadership of PM Modi. His campaign, Make in India, has been heard by many, including Russia. And we are trying together with our Indian friends to bring to life all these plans. The largest foreign investment, at least so far, unless something has changed. The largest foreign investment in the Indian economy has come from Russia. $23 billion was invested by our company Rosneft.
ये भारत की सॉलिड विदेश नीति की ही ताकत है कि मैक्रो की भारत में मौजूदगी के बीच ही पुतिन ने भारत की तारीफ की। सिर्फ पुतिन ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कह चुके हैं, अगर दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर रोक सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। और अब यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल ने पीएम मोदी को शांति का दूत बताया है। डेनिस शिमहाल ने कहा, जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है हम उसकी सराहना करते हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है। पीएम मोदी को आज एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी G20 देशों के बड़े नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। यानी सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि यूक्रेन भी अच्छी तरह जानता है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भारत की क्या अहमियत है। एक तरफ रूस यूक्रेन भारत की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका ने भी कुछ महीनों पहले पीएम मोदी को स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाकर वो सम्मान दिया जो हर किसी को नहीं मिलता। यानी दुनिया जान गई है, अगर ग्लोबल फ्रंट पर कोई बड़ा फैसला लेना है तो भारत को साथ लेकर चलना ही होगा। और यही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की ताकत है। और अब खबर मराठा आरक्षण से जुड़ी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 20 जनवरी को जालना से मुंबई के निकले मनोज जरांगे आज नवी मुंबई पहुंच गए हैं। लेकिन आज इस मराठा नेता के साथ समर्थकों का बड़ा काफिला दिखा। कई हजार लोग जरांगे के साथ नजर आए और मराठा आरक्षण के समर्थन में नारे लगाते भी दिखे। जरांगे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करने वाले हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। ऐसे में वो आज नवी मुंबई में ही रुक गए और वहीं अपना अनशन शुरू कर दिया। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया। जरांगे ने कहा है कि शिंदे सरकार मराठा आरक्षण पर तुरंत फैसला ले। आज रात तक मराठा आरक्षण को लेकर सरकारी संकल्प GR जारी करेंगे। यही नहीं, शनिवार सुबह 11 बजे तक अध्यादेश जारी करें, नहीं तो कल दोपहर 12 बजे से वो मुंबई पहुंचकर आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन इस आंदोलन को लेकर एक अहम सवाल है, क्या मराठा आरक्षण मार्च का कोई चुनावी कनेक्शन है? फिलहाल ये स्पष्ट नहीं, लेकिन वाशी से जो तस्वीरें आई हैं उसके कई संकेत हैं। मराठा नेता मनोज जरांगे की अगुवाई में जालना से 20 जनवरी को जो मोर्चा निकला था वो नवी मुंबई के वाशी इलाके में पहुंचा है। तस्वीर जो है चौंकाने वाली, आप देखिए लाखों मराठा युवक जो हैं इस वक्त मनोज जरांगे के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जब मनोज जरांगे चले थे जालना से उस वक्त शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा किस तरह लाखों की भीड़ यहाँ पर उनके समर्थन में तमाम मराठा कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं उनकी अगवानी करने के लिए मौजूद रहेंगे। इथं जेवता जेवता बोला बरं, व्यासपीठावर नेलं, पोरं येतं सगळे, तिथेही पोरच होते, आंतरवालीत पण। बातचीत के बाद में मनोज जरांगे ने ऐलान किया है कि वो 27 जनवरी की सुबह तक सरकार को समय देते हैं, तब तक सरकार आरक्षण को लेकर GR निकाले और जो कमिटमेंट सरकार ने किया है उसको लेकर भी वो GR निकाले, ताकि जो 37 लाख मराठा परिवार का कुनबी का प्रमाण पत्र मिला है वो सर्टिफाइड हो, साथ साथ में उनके रिश्तेदारों को भी उसके जरिए जो है आरक्षण का फायदा मिले। मराठा नेता मनोज जरांगे का कहना है कि वो आरक्षण के लिए अपनी जान तक दे देने के लिए तैयार है और बिना आरक्षण के वापस नहीं लौटेंगे। उनकी मांग है कि मराठा समुदाय के लोगों के लिए OBC के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिले। साथ ही आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने के लिए एक तारीख तय हो। जरांगे ने यह भी मांग रखी है कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के सर्वेक्षण के लिए धन दे और कई टीमें बनाए। मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने वाला एक सरकारी आदेश पारित हो जिसमें महाराष्ट्र शब्द जरूर शामिल हो।